हैदराबाद में एक सुंदर प्राचीन सोने की मूर्ति को संग्रहालय में लाया गया। कमल ने इसके लिए गुप्त पूजा की और उसे संग्रहालय में रख लिया। फिर वहां काम करने वाले 2 कर्मचारियों से उसने कहा, किसी भी हालत में इस सोने की मूर्ति पर से ये ताबीज नहीं उतरना चाहिए, नहीं तो कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। उसने कहा और चला गया। उसी शहर में गिरी और सूरी नाम के 2 कुख्यात चोर थे। एक दिन, अरे सूरी, अगर तुम इस तरह से छोटे छोटे हाथ मारोगे तो 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाएगा यारा। हाँ, छोटी छोटी चोरी करने से कोई फायदा नहीं है। इस बार हमें बड़ा हाथ मारना चाहिए। हाँ, इस बार हम जो चोरी करें वो बहुत फायदे की होनी चाहिए। चलो आज रात ही करते हैं कुछ। क्या कुछ चोरी करने लायक आया है शहर में? शहर के संग्रहालय में हाल ही में एक नई सोने की मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। हमें केवल इतना करना है कि इसे चुरा ले। उस रात जब पूरा शहर शांति से सो रहा था, वो दोनों वहां रात के अंधेरे में पहुंचे और पीछे के रास्ते से संग्रहालय में कूद पड़े। जब वे अंदर गए तो वहां उन्हें कई बेशकीमती चीजें दिखाई दी। तभी वो सोने की चमकती मूर्ति भी दिख गई। गिरी ने देखा, वाह, आज हमारी किस्मत अच्छी है, हम ये चोरी करके माला माल हो जाएंगे। वे सोने की उस प्रतिमा के पास गए। उन्होंने म्यूजियम वालों की तरफ से बंधा उस मूर्ति पर ताबीज देखा। ये देखो, ये ताबीज किस लिए है? इसे मूर्ति पर क्यों बांध रखा है भाई? ये एक नई सोने की मूर्ति है ना, इसे किसी की बुरी नजर न लगे इसलिए बांधना होगा। चलो चलो जल्दी करो, किसी के आने से पहले इसे ले चले। उन्होंने उसे उठाया और जाने लगे। जब म्यूजियम के कर्मचारी सुबह में काम करने आए तो जो सोने की मूर्ति वहां होनी चाहिए थी वो नहीं मिली। तुरंत उन्होंने कमल को फोन किया और उसे बताया। थोड़ी देर बाद जब कमल म्यूजियम पहुंचा, ओह, ये कैसे हो गया? ये मूर्ति कैसे गायब हो गई? हमने इसे पाने के लिए बहुत पैसा खर्च किया था। एक बार रात का सीसीटीवी फुटेज देखो। उन्होंने सीसीटीवी पर जांच की और देखा कि 2 लोग सोने की मूर्ति चुरा रहे हैं। वे जहां भी हो उन्हें जल्दी से पकड़ लिया जाना चाहिए, नहीं तो ये सोने की मूर्ति उनका जो हाल करेगी उसे सोचकर ही दहशत महसूस हो रही है। उसने तुरंत पुलिस को फोन किया और उन्हें बताया कि क्या हुआ। इस बीच गिरी और सूरी सोने की मूर्ति देखकर, अब हमें सोने की मूर्ति का क्या करना होगा? अगर हम इसे एक बार में बेचना चाहेंगे तो पता चल जाएगा कि चोरी की गई है। चलो इसके टुकड़े कर लेते हैं। गिरी ने तेज चाकू लिया और उसका हाथ काटा। इससे उस हाथ का ताबीज एक तरफ गिर गया और हाथ से खून बहने लगा। खून खून, ये तो कुछ मायावी लग रही है। जब वे दोनों हैरान होकर देख रहे होते हैं, सोने की वो मूर्ति एक भयानक भूतनी में बदल जाती है। दोनों चौंक जाते हैं। अगर हम तुरंत यहाँ से नहीं भागे तो हम अपना जीवन खो देंगे। वो दोनों वहां से भागने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इस बीच भूतनी पीछे से आई और गिरी और सूरी का सिर पकड़ लिया। हमें छोड़ दो, हमें कुछ मत करो। वो भूतनी के सामने गिड़गिड़ाए। भूतनी जोर से हंस पड़ी। क्या तुमको लगा कि मैं एक साधारण इंसान हूं कि तुम्हारी प्रार्थना करने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? भूतनी ने दोनों के सिर काट दिए और उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर वहां से गायब हो गई। कुछ समय बाद कमल वहां पहुंचा। जब उसने वो हालत देखी तो डर गया और वहां से भाग गया। इस बीच पुलिस भी आ गई तो उसे पहले ही कटे पड़े थे। मिस्टर कमल, हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं, स्टेशन आओ। लेकिन मैंने क्या किया? मुझे क्यों गिरफ्तार किया जाएगा? इनके सिर काटने के लिए मेरा इन हत्याओं से कोई लेना देना नहीं है सर। पहले आप पुलिस स्टेशन आइए। कमल को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया। एक समय की बात है, भिवाड़ी गांव में एक धर्मशाला हुआ करती थी। उस धर्मशाला में कई यात्री शरण लिया करते थे। क्योंकि पुरानी होने से वो काफी टूट फूट गई थी, सारे गांव वालों ने उसे मिलकर फिर से बनाने की सोची। इसके लिए गांव के बुजुर्गों ने एक समिति बनाई।
धर्माराव और पापाराव को उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। धर्माराव एक नैतिक मूल्यों पर जीने वाला आदमी था, लेकिन पापाराव एक व्यापारी था, मिलावट करके बड़ा मुनाफा कमाने की नीयत रखता था। गांव वालों ने न सिर्फ अपने बल्कि आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया। फिर उन्होंने उस धनराशि को धर्माराव और पापाराव के पास रख दिया। पापाराव, तुम सारी राशि अपने पास रखो। फिर धर्मशाला का निर्माण कार्य शुरू हो गया। पूरा काम खत्म होने के बाद सभी ग्राम प्रधान एक जगह बैठकर खर्च हुए पैसों का हिसाब करने लगे। उन्हें 10,000 रुपयों का हिसाब नहीं मिला, तो उन्होंने धर्माराव और पापाराव से पूछा, मुझे पैसों के बारे में नहीं पता, मैंने सिर्फ काम की निगरानी की है। सारे पैसे मैंने पापाराव को दे दिए थे। जब भी मैंने पैसे मांगे, पापाराव ने खाते में वो राशि लिखी और मुझे पैसा दे दिया। पापाराव नाराज होकर बोला, धर्माराव ने मेरे पास पैसे रखे, ये सही बात है, लेकिन खाते में गलत राशि भरकर इसी ने 10,000 रुपए का घोटाला किया है। क्योंकि मसला हल नहीं हुआ, सारे ग्राम प्रधान सरपंच के पास गए और उन्हें सारा मसला बताया। जिसने जो कहा वो ठीक है, बिना सबूत के हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। हमें सबूत ढूंढना होगा। तुम सब 2 दिन बाद आना, फिर मैं इसका हल बताऊंगा। उस सरपंच का बेटा चंदर कस्बे में पढ़ाई करके लौटा था। वो एक बहुत बुद्धिमान लड़का था। पिताजी, इस मसले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुझे दीजिए, मैं इसे हल करूंगा। सरपंच मुस्कुराए, ठीक है, तुम सुलझाओ। उस रात चंदर पापाराव के घर गया और चुपचाप जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया। पापाराव और उसकी पत्नी, ए जी, उन 10,000 रुपए से जिनकी तुमने चोरी की है, मुझे एक हार दिला देना। अरे भगवान, अगर ये मसला हल हो जाता है और धर्माराव दोषी साबित होता है, फिर ये हमारा पैसा होगा, फिर जो चाहोगी दिला दूंगा। 2 दिन बाद सारे गांव वाले न्यायाधीश के पास गए। ये बताना बहुत ही आसान है कि उन पैसों की चोरी किसने की है। अगर हम पूछे तो यह अंडा तक बता सकता है कि वो 10,000 रुपए किसने चुराए हैं। ये सुनकर सारे गांव वाले चौंक पड़े। इसी बीच चंदर 2 गिलास पानी और 2 अंडे ले आया। फिर उसने धर्माराव और पापाराव से कहा, आप दोनों को इस अंडे को उस ग्लास में डालना है जो आपको दिए गए हैं। धर्माराव ने एक अंडा लिया और अपने हाथ के ग्लास के पानी में डाल दिया। अंडा ग्लास की तह में जाकर फिर से ऊपर आ गया। फिर पापाराव ने एक अंडे को उसे दिए गए ग्लास के पानी में डाला। अंडा उस ग्लास के पानी में डूब गया। तुरंत चंदर जोर से चिल्लाया, हमने चोर को पकड़ लिया है। पापाराव ने वो 10,000 रुपए चुराए और दोषी धर्मराव को बताया। जब न्यायाधीश ने सख्त आवाज में पूछा तो पापाराव ने सच उगल दिया। फिर न्यायाधीश ने पापाराव पर 10,000 का जुर्माना ठोका। इससे पापाराव को कुल 20,000 रुपए उन गांव वालों को देने पड़े। जब सब चले गए तब उन्होंने अपने बेटे से पूछा, चंदर, मैं कुछ समझा नहीं, अंडे ने कैसे पता लगा लिया? पिताजी, सामान्य पीने के पानी में अंडा नीचे जाकर फिर ऊपर आ जाता है, लेकिन नमक के पानी में डूब जाता है। यहाँ वही हुआ। बीती रात मैंने पापाराव के घर जाकर पति पत्नी की सारी बात सुन ली थी, जिससे मुझे पता चल गया था कि पापाराव ने उन पैसों की चोरी की है। इसीलिए मैंने सामान्य पीने का पानी का ग्लास धर्माराव के सामने और नमकीन पानी का ग्लास पापाराव को दिया। दोनों एक जैसे ही दिख रहे थे, किसी को शक नहीं हुआ। शाबाश मेरे बेटे, तुमने अपनी समझदारी का उपयोग करके एक अंडे से न्याय करवा दिया। हाँ, आखिरकार तुमने अपनी समझदारी से चोर को पकड़ लिया। जीते रहो।